बिहेवियरल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन, इसके साथ साथ ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन, ये कैटेगरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जानना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे इनको अर्ली आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ प्रिवेंट भी कर लिया जाए। इनमें पीटीएसडी सबसे पहले आता है, और पहले इसलिए नहीं कि उसमें कैटेगराइजेशन में डीएसएम में उसको पहले नंबर पे दिया गया है। इसमें हम इसलिए पहले कह रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रॉमा हर एक बच्चे को अपने चाइल्डहुड में मिल ही जाता है, चाहे वो बैड टच हो, चाहे किसी नियर एंड डियर की डेथ हो, या कोई भी ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो उसके दिल दिमाग पर हावी हो जाता है, उसे फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं, रीलाइविंग ऑफ इवेंट्स हो जाता है, बार बार उसे दिखाई देते हैं वही इवेंट्स, नाइटमेयर शुरू हो जाते हैं, रात को बच्चा डरने लग जाता है। इस तरह के सिम्टम्स को आप ये सोचकर ना बैठें कि कोई बात नहीं, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ये हुआ ही है, और टाइम के साथ साथ लोगों ने इसे ओवरकम कर लिया है या इससे बाहर नेचुरली ही आ गए हैं। आजकल ये काफ़ी मुश्किल है नेचुरल कमबैक, इसलिए जब भी आप इस तरह के सिम्टम्स बच्चे में देखें कि वो रात को डर रहा है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, या बार बार वो उन्हीं घटनाओं का जिक्र कर रहा है, और या फिर खुद भी उसी में जी रहा है, उसको बोलते हैं प्ले करना, तो वो एक इस तरह का अपना हाइपोथेटिकल एनवायरनमेंट तैयार कर लेता है और उसी में जीना शुरू कर देता है, अर्थात एक डर में जीना शुरू कर देता है। आगे चलकर ये एडल्टहुड पीटीएसडी में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि इसे टाइम से ही पहचान लें, मैनेज करें। अगर सेल्फ मैनेज नहीं हो पाए तो जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट से संपर्क करें। कुछ लोगों को पुराना सामान घर से निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है, और उसके पीछे उनका सबसे बड़ा लॉजिक होता है इमरजेंसी में काम आ जाएगा। अब वो इमरजेंसी में काम आने वाला सामान कितना कीमती है, क्या वैसा सामान दोबारा लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता, या इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं कि अगर ऐसे ही हम सामान से घर भरते रहे तो नई चीज़ें कहाँ रखेंगे। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये कॉमन हैबिट भी है। ज़्यादातर लोगों को यही आदत है कि हमारे पास ये सामान है एक्स्ट्रा, चलो इसे स्टोर में रख देते हैं। घर का एक रूम सिर्फ इसके लिए बना दिया जाता है कि वहाँ वो चीज़ें रख देते हैं जो यूज़ नहीं होती। साइकोलॉजी में इसे होर्डिंग डिसऑर्डर कहते हैं। अगर एक्चुअल में वो चीज़ें यूज़ वाली हैं तो आप उन्हें सही जगह पर रखें, सही से अरेंज करके रखें और यूज़ करें। अगर वो यूज़ वाली नहीं है तो आप उन पर थोड़ा फोकस करें, उनकी एक्चुअल वैल्यू को निर्धारित करें कि क्या ये सामान वास्तव में ही रखने लायक है, या ये वास्तव में ही आगे कभी काम आएगा। अगर नहीं तो उसे फौरन बाहर निकालें, किसी नीडी को दें, या फिर कबाड़ में बेच दें, या उससे आए पैसे से नया खरीद के रख लें। जैसे भी आपको उसका मैनेजमेंट करना है करें, लेकिन कुछ लोगों को इसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। फर्स्ट जो उनका आइडिया है कि आगे काम आ जाएगा, ये सिर्फ एक इलॉजिकल थॉट है, और ये इलॉजिकल इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादातर उस आइटम के लिए होता है जो शायद कभी भी काम ना आए। मैं इसको इतना ज़्यादा इलेबोरेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल है डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा सामान बाद में काम आ जाएगा और कौन सा नहीं। आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम सबके घरों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, जो किसी भी चीज़ को बाहर नहीं फेंकते। इवन चॉकलेट बिस्किट के रैपर भी बाहर नहीं फेंकते, उन्हें लगता है इनसे भी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बना लिए जाएंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स की कैंस भी नहीं बाहर फेंकी जाती, वो भी रख ली जाती हैं। ये एक हैबिट भी हो सकती है, एक शौक भी हो सकता है, बट उसकी एक लिमिट होती है। कुछ लोग बहुत बड़ा स्टॉक बना लेते हैं, और आप देख सकते हो कि उनकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो शायद बाहर पड़ी हैं और उनका ये स्टॉक रखा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि वो उसे अरेंज भी ना करें, वो ऐसे ही पड़ा रहे। तो फिर क्या ये वास्तव में ही एक अच्छी हैबिट थी? तो इन सब को जानने के बाद जो समझ आता है ये कि जिस तरह से उनकी लाइफ में इन आइटम्स का एक अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, वैसे ही उनके ब्रेन में थॉट्स का एक अच्छा अरेंजमेंट नहीं है।
यहाँ पे परसेप्चुअल फॉल्ट भी हो सकता है। यहाँ पर होर्डिंग डिसऑर्डर का मतलब यही होता है कि अंदर कोई एंजाइटी चल रही है, कोई चिंता चल रही है, और ये भी कॉपिंग मैकेनिज्म की तरह ही यूज किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही सामान्य देखी जाने वाली बट गंभीर स्थिति, और आगे चल के अगर उस पर्सन का बिहेवियर ऐसा ही रहा तो इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल दोनों तरह के रिलेशनशिप में उन्हें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अपने लेवल तक तो ठीक है, लेकिन जब उनको फैमिली के साथ रहना पड़े या पार्टनर या बच्चों के साथ, तो ये आदतें परसिस्ट करानी बहुत मुश्किल होती है, इनको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई नहीं समझ पाता। तो वहां पर जब उनको ये प्रॉब्लम आने लग जाए तब उन्हें जरूर ये सोचना चाहिए कि ये इस तरह की प्रॉब्लम भी उनको हो सकती है। होर्डिंग डिसऑर्डर भी साइकोलॉजी में एक समस्या है। तो इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल इमीडिएट मेडिकेशन या एक ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। यहाँ सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि कौन सा आइटम लॉन्ग टर्म के लिए है, और उसको रखने से उस आइटम का जो लाइफ स्पैन है वो अलाउ करेगा, वहां तक वो चलेगा, या इस बीच में मुझे कैसे इसकी कितनी जरूरत पड़ेगी, या इसने कितनी जगह इसके लिए ली है। तो ये एक जो असेसमेंट, एक एनालिसिस करना है, ये बड़ी आसानी से हो जाता है। बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है अपने पोजेशन को छोड़ने की उस आइटम के प्रति। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, डिफिकल्टी होती है इन लोगों को अपने उन सामानों को किसी को देने के लिए, क्योंकि ये पोजेसिव होते हैं उनके प्रति। तो अपने पोजेशन को पहचाने कि ये सही है या गलत है, और इससे बाहर आए। अगर आप इस सामान को हटा पाए तो यकीन मानिए आप अपने मन से उन थॉट्स को भी हटा पाएंगे, उनको भी अरेंज कर पाएंगे, उनको भी सिस्टमैटिक कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्सकोरिएशन, स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने बताया कि कुछ लोग अपनी स्किन पिक करते रहते हैं। अब अगर ये स्किन छोटी मोटी है, जो डेड स्किन है, हम उसे निकाल रहे हैं, यहाँ तक भी हम ठीक मान लें। लेकिन कुछ लोग अपनी हाथों की स्किन, कुछ तो अपने पैरों की भी स्किन जो है वो खींचते रहते हैं, ब्लड आ जाता है, जो हमारी स्किन की अपर लेयर है एपिडर्मिस पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। पर उन्हें उस प्लेजर में भी पेन मिलता है और वो उसे करते रहते हैं, क्योंकि अंदर वो किसी गंभीर मानसिक समस्या से जूझ रही है। और इसको आप पहचान बड़ी आसानी से सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी बॉडी को अगर पेन दे रहा है, इसका मतलब मेंटल पेन अंदर बहुत ज्यादा है, वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा और उसको एज ए डिफेंस मैकेनिज्म इस तरह से शो कर रहा है। ये तो एक साइड है कि हम उसे पहचाने कैसे। दूसरा ये है कि एक जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो क्या होता है। अगर आप देख रहे हैं कि एक पर्सन का बिहेवियर पिछले 3 महीने से ऐसे ही चला आ रहा है कि वो अपने स्किन को पिक करता है, उसे हील होने से पहले फिर और ज्यादा पिक करता है और वहां पर लीजन्स हो जाते हैं, डीप लेसरेशन टाइप्स भी स्थिति आ जाती है, जहां पर उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका लेना पड़ जाता है। पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि इसकी वास्तविक वजह उनकी एंजाइटी, उनका डिप्रेशन या अदर साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं। इसलिए अपनी इन फिजिकल सिम्टम्स को पहचाने और साथ में ये भी पहचाने कि इनका वास्तविक कारण क्या है, और इसके लिए आप साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपकी बेटर हेल्प कर सकते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो, यही उनकी फिलॉसफी है। वो ऐसे ही अपनी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, चाहे उससे उनके परिवार को, आसपास के लोगों को, जान पहचान वाले लोगों को, या उनके वर्क प्लेस पे कितना ही बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से ही जीते हैं। क्या आप जानते हैं ये किस तरह के लोग होते हैं? ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। साइकोलॉजी में इसे व्यक्तित्व विकार कहा जाता है। अब क्योंकि वो पर्सन एक सामान्य रूप से हर जगह घूम रहा है, लोगों से बात भी कर रहा है, अपनी लाइफ को चला रहा है, लेकिन बड़े डिस्टॉर्टेड, एक विकृत रूप में, इसीलिए इसको डिसऑर्डर बोला गया है। अब आप समझिए कि ऐसे लोगों को पहचानना कितना मुश्किल होता है, और परिवार हमेशा उनके साथ लड़ता रहता है कि आप
जब भी कुछ करते हो अपने आप को ऊपर रखते हो, सिर्फ अपने ही बारे में सोचकर काम करते हो। दूसरे की भावनाओं को समझना, दूसरे की ज़रूरतों को समझना, उसी के हिसाब से एडजस्ट करना, वो सब आपको क्यों नहीं समझ आता। और यही समझाते समझाते ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति की पूरी उम्र निकल जाए और परिवार परेशान हो जाए, लेकिन फिर भी परिवार समझाना नहीं छोड़ता और वो व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। ये इतनी एक जटिल सोच है जिसको जब तक आइडेंटिफाई ना किया जाए तब तक हम ये समझ ही नहीं पाते कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें। इस तरह के और बहुत सारे व्यक्तित्व विकार होते हैं। ये है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसी तरह से दूसरा डिसऑर्डर है स्किज़ोटाइपल, जिसको हम क्लस्टर्स के रूप में देखते हैं, क्लस्टर ए, बॉर्डरलाइन क्लस्टर बी और तीसरा हमारा क्लस्टर सी। इसकी चर्चा हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके करेंगे और इनके सब टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इसमें पूरा पर्सपेक्टिव साइकोलॉजिकल ही रहेगा। साथ ही साथ हम इसमें थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे कि किस तरह से आप इस गंभीर स्थिति का सामना करें। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वैसे बहुत ज़्यादा इनका इलाज संभव नहीं होता, बट मैनेजमेंट हम ज़रूर कर सकते हैं। जिस व्यक्ति से परिवार या उसके आसपास के लोग परेशान हों, किसी हद तक वो अपने आप को ज़रूर उससे बचा सकते हैं, पर बिना आइडेंटिफिकेशन के एक जो कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कैसा आदमी है, हमारी समझ से बाहर है, उससे आप ज़रूर बाहर आ जाएंगे। इसीलिए हमसे जुड़े रहिए और हमारी ये सीरीज ज़रूर देखिएगा। हमें बताइएगा भी अगर किसी को इस तरह की परेशानी है कमेंट सेक्शन में जाके। क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत दूसरा टाइप आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दिखावा करने वाले व्यक्ति। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल, कोई जेंडर वेरिएशंस इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं इन लोगों को और शायद पहचान भी रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा गंभीर नहीं है। ये गंभीर सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो खुद इस तरह का व्यवहार रखता है, क्योंकि इस तरह का व्यवहार अगर क्रॉनिकली चला आ रहा है तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इनके जो सिम्टम्स हैं, किस तरह से आप इन्हें पहचान सकते हैं, शो ऑफ करना, चाहे वो ड्रेस सेंस हो, चाहे वो जेस्चर्स पोस्चर्स हो, अपने आप को प्रेजेंट करना हो, भीड़ में खड़े होना हो, लोगों से बात करते हुए बात करने का स्टाइल, उसमें भी दिखावा। इसीलिए मैंने कहा कि दिखावे को बहुत आसानी से लोग पहचान लेते हैं कि ये शो ऑफ कर रहा है। ऐसे लोग दूसरे लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और वो जो प्रभावित होते हैं वो लंबे टाइम तक नहीं रहते। जैसे ही कोई दूसरी चीज, दूसरा सामान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो, उसके बारे में अगर चर्चा हो, उन्हें वो अच्छा लग जाए तो फिर वो उससे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आमतौर पर लोग यही बात करते हैं कि इनका अपना कुछ नहीं है। वो अपना कुछ नहीं का मतलब ये है कि इनका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक अपना व्यक्तित्व नहीं है, अपनी एक आइडियोलॉजी, एक फिलोसफी नहीं है जिस पर वो टिक कर काम कर सके, अपने लक्ष्य बना सके, हार्डवर्क कर सके, कंसंट्रेट कर सके या उसी दिशा पर बने रहे, उसी में चलते रहे। क्योंकि बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाना उनकी इसी प्रवृत्ति को दर्शाता है कि वो किसी न किसी विकार का शिकार है, और यही है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के अंदर एक सब टाइप। उसके आगे उनका हमेशा ध्यान का केंद्र बने रहने की इच्छा, कि सभी लोगों का ध्यान उन्हीं के ऊपर हो, सभी लोग उन्हीं की तारीफ करें, उनकी सुंदरता की तारीफ करें, उनके पहनावे की तारीफ करें, उनके स्टाइल की तारीफ करें, या उन्होंने कोई भी काम किया है किसी भी तरह का उसकी तारीफ करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि सेल्फ हार्म तक पहुंच जाते हैं। आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में किसी तरह की भी भावना से आहत होने के बाद
अगर कोई सेल्फ हार्म तक पहुंच रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। आफ्टर असेसमेंट ये पता लगाया जा सकता है कि वो डिसऑर्डर कौन सा है, बट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट साइन है पहचानना कि बार बार अगर कोई सेल्फ हार्म करता है तो इसका मतलब उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है और वो इम्पल्सिविटी में आके ऐसा एक्शन लेता है। और ये ज्यादातर सेल्फ हार्म ऐसे नहीं होते हैं जिसमें जान का खतरा हो, ये छोटे छोटे थ्रेट होते हैं। लोग इन्हें पहचान लेते हैं पर इस तरह से बात करके छोड़ देते हैं कि ये सब इनका दिखावा है, ये रोज का ड्रामा है, पर इससे आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि जब हमने ड्रामा समझ ही लिया है तो पूरा ही समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति हर रोज ड्रामा क्यों कर रहा है। इसलिए इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद ही छोड़िएगा अगर इस तरह के साइन सिम्टम्स आप देखें। इसके आगे और भी बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स की चेन है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये दिखावे वाला पर्सन है। ये पर्सन जीवन भर अपनी लाइफ में किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होता रहता है। इन्हीं में से वो पर्सनालिटीज हैं जो इन्फ्लुएंसर बनती हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि हर कोई ऐसा है, पर एक प्रोफेशन के बाद दूसरे प्रोफेशन से अट्रैक्ट होके पहले वाले को छोड़ देना, खास तौर पर ये थोड़े दिन एक में काम किया उसे छोड़ दिया, जबकि उन्होंने उसे अच्छा चलाया, फिर भी क्यों छोड़ दिया? क्योंकि व्यक्तित्व विकार की वजह से वो जल्दी बॉर्डम में आ गए। ये इनका और सिम्टम है। किसी भी बिहेवियर को अपने आप से ले लेना, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना और जल्दी बोर भी हो जाना, फिर छोड़ देंगे। लोग कहेंगे कि तुम टिक के कहीं पे काम नहीं कर सकते, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये इमोशनल होंगे, परेशान होंगे, सेल्फ हार्म करेंगे, थ्रेट करेंगे, लेकिन फिर से वही करेंगे जो इनको करना है, शो ऑफ। इस तरह के लोगों को पहचानिए। ये लोग उम्मीद करते हैं परिवार से कि परिवार हमारा हर कदम पे साथ दे, और परिवार देता भी है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां परिवार पीछे हटना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मेरी परिवार से ये एक रिक्वेस्ट है कि पीछे नहीं हटिए। यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ हमें एक पर्सनालिटी असेसमेंट, एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट की जरूरत है कि हमारा अपना भाई बहन या जो भी ये पर्सन आपका रिश्ते में लगता है, ये किसी गंभीर मानसिक बीमारी या किसी व्यक्तित्व विकार या इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफर हो सकता है, कर रहा हो, तो हम इसे एक्सपर्ट के पास ले जाएं और पूरा जाने कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि ये इस तरह की भी बीमारी नहीं है जिसमें मेडिसिन दी जाए। इसको जानना ही अपने आप में एक इलाज है। अगर हमने ये जान लिया कि दिखावा करना एक विकृति है और ये व्यक्तित्व विकृति है, तो आगे हम ये भी जान लेंगे कि इसको मैनेज किस तरह से करें, किस तरह से हम उस पर्सन की हेल्प करें और किस तरह से उससे जुड़े लोगों की हेल्प करें, परिवार या सामाजिक तौर पर जो लोग भी उस पर्सन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई उससे अफेक्ट हो रहा होता है। वो रिश्ते जल्दी बना लेते हैं, जल्दी टूट रहे होते हैं, कहीं पर भी स्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं होती। इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों का असेसमेंट होना, ताकि आइडेंटिफाई प्रॉपरली किया जा सके और आगे मैनेजमेंट किया जा सके। क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत दूसरा टाइप आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दिखावा करने वाले व्यक्ति। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल, कोई जेंडर वेरिएशंस इतनी ज्यादा नहीं है। इसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं इन लोगों को, और शायद पहचान भी रहे हैं, तो ये इतना ज्यादा गंभीर नहीं है। ये गंभीर सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो खुद इस तरह का व्यवहार रखता है, क्योंकि इस तरह का व्यवहार अगर क्रॉनिकली चला आ रहा है तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इनके जो सिम्टम्स हैं, किस तरह से आप इन्हें पहचान सकते हैं, शो ऑफ करना, चाहे वो ड्रेस सेंस हो, चाहे वो जेस्चर्स पोस्चर्स हो, अपने आप को प्रेजेंट करना हो, भीड़ में खड़े होना हो, लोगों से बात करते हुए बात करने का स्टाइल, उसमें भी दिखावा। इसीलिए मैंने कहा कि दिखावे को बहुत आसानी से लोग पहचान लेते हैं कि ये शो ऑफ कर रहा है। ऐसे लोग दूसरे लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं
और वो जो प्रभावित होते वो लंबे टाइम तक नहीं रहते। जैसे ही कोई दूसरी चीज, दूसरा सामान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो, उसके बारे में अगर चर्चा हो, उन्हें वो अच्छा लग जाए तो फिर वो उससे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आमतौर पर लोग यही बात करते हैं कि इनका अपना कुछ नहीं है। वो अपना कुछ नहीं का मतलब ये है कि इनका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक अपना व्यक्तित्व नहीं है, अपनी एक आइडियोलॉजी, एक फिलोसफी नहीं है जिस पर वो टिक कर काम कर सके, अपने लक्ष्य बना सके, हार्डवर्क कर सके, कॉन्सेंट्रेट कर सके, या उसी दिशा पर बने रहे, उसी में चलते रहे। क्योंकि बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाना उनकी इसी प्रवृत्ति को दर्शाता है कि वो किसी न किसी विकार का शिकार है। और यही है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के अंदर एक सब टाइप। उसके आगे उनका हमेशा ध्यान का केंद्र बने रहने की इच्छा, कि सभी लोगों का ध्यान उन्हीं के ऊपर हो, सभी लोग उन्हीं की तारीफ करें, उनकी सुंदरता की तारीफ करें, उनके पहनावे की तारीफ करें, उनके स्टाइल की तारीफ करें, या उन्होंने कोई भी काम किया है किसी भी तरह का, उसकी तारीफ करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि सेल्फ हार्म तक पहुंच जाते हैं। आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में किसी तरह की भी भावना से आहत होने के बाद अगर कोई सेल्फ हार्म तक पहुंच रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। आफ्टर असेसमेंट ये पता लगाया जा सकता है कि वो डिसऑर्डर कौन सा है, बट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट साइन है पहचानना कि बार बार अगर कोई सेल्फ हार्म करता है तो इसका मतलब उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है और वो इम्पल्सिविटी में आके ऐसा एक्शन लेता है। और ये ज्यादातर सेल्फ हार्म ऐसे नहीं होते हैं जिसमें जान का खतरा हो, ये छोटे छोटे थ्रेट होते हैं। लोग इन्हें पहचान लेते हैं पर इस तरह से बात करके छोड़ देते हैं कि ये सब इनका दिखावा है, ये रोज का ड्रामा है, पर इससे आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि जब हमने ड्रामा समझ ही लिया है तो पूरा ही समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति हर रोज ड्रामा क्यों कर रहा है। इसलिए इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद ही छोड़िएगा अगर इस तरह के साइन सिम्टम्स आप देखें। इसके आगे और भी बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स की चेन है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये दिखावे वाला पर्सन है। ये पर्सन जीवन भर अपनी लाइफ में किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होता रहता है। इन्हीं में से वो पर्सनालिटीज हैं जो इन्फ्लुएंसर बनती हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि हर कोई ऐसा है, पर एक प्रोफेशन के बाद दूसरे प्रोफेशन से अट्रैक्ट होके पहले वाले को छोड़ देना, खास तौर पर ये थोड़े दिन एक में काम किया उसे छोड़ दिया जबकि उन्होंने उसे अच्छा चलाया, फिर भी क्यों छोड़ दिया? क्योंकि व्यक्तित्व विकार की वजह से वो जल्दी बॉर्डम में आ गए। ये इनका और सिम्टम है। किसी भी बिहेवियर को अपने आप से ले लेना, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना और जल्दी बोर भी हो जाना, फिर छोड़ देंगे। लोग कहेंगे कि तुम टिक के कहीं पे काम नहीं कर सकते, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये इमोशनल होंगे, परेशान होंगे, सेल्फ हार्म करेंगे, थ्रेट करेंगे, लेकिन फिर से वही करेंगे जो इनको करना है, शो ऑफ। इस तरह के लोगों को पहचानिए। ये लोग उम्मीद करते हैं परिवार से कि परिवार हमारा हर कदम पे साथ दे, और परिवार देता भी है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां परिवार पीछे हटना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मेरी परिवार से ये एक रिक्वेस्ट है कि पीछे नहीं हटिए। यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ हमें एक पर्सनालिटी असेसमेंट, एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट की जरूरत है कि हमारा अपना भाई बहन या जो भी ये पर्सन आपका रिश्ते में लगता है, ये किसी गंभीर मानसिक बीमारी या किसी व्यक्तित्व विकार या इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफर हो सकता है, कर रहा हो, तो हम इसे एक्सपर्ट के पास ले जाएं और पूरा जानें कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि ये इस तरह की भी बीमारी नहीं है जिसमें मेडिसिन्स दी जाए। इसको जानना ही अपने आप में एक इलाज है। अगर हमने ये जान लिया कि दिखावा करना एक
विकृति है और ये व्यक्तित्व विकृति है, तो आगे हम ये भी जान लेंगे कि इसको मैनेज किस तरह से करें, किस तरह से हम उस पर्सन की हेल्प करें और किस तरह से उससे जुड़े लोगों की हेल्प करें, परिवार या सामाजिक तौर पर जो लोग भी उस पर्सन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई उससे अफेक्ट हो रहा होता है। वो रिश्ते जल्दी बना लेते हैं, जल्दी टूट रहे होते हैं, कहीं पर भी स्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं होती। इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों का असेसमेंट होना, ताकि आइडेंटिफाई प्रॉपरली किया जा सके और आगे मैनेजमेंट किया जा सके। एक ही इंसान और बहुत सारी पहचान, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये आपने फिल्मों में बहुत सारा सुना है, लेकिन ये फिल्मी नहीं है, फिल्मों में देखा जरूर होगा। आज जानते हैं इसके बारे में। मैं डॉक्टर सुमन भारद्वाज, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो इतना ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है, आखिर ये है क्या। जब भी हमें बचपन में कोई भी ट्रॉमा लगता है या कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है जो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, जो हम किसी से कह नहीं पाते या कहने के बाद भी कोई उसे समझ नहीं पाता, तो हमारा मन उसे हिस्सों में बांट देता है, स्प्लिट कर देता है। और जब वो स्प्लिट करता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके अंदर वो एक ही पर्सन के अंदर इतनी सारी पहचान बना देता है कि वो अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। और जब वो जिस सिचुएशन में प्रेजेंट में व्यवहार कर रहा है, तो पीछे वाली सिचुएशन को हो सकता है पूरा भूल जाए, हो सकता है पार्शियली भूल जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं शिफ्टिंग के, पूरा शिफ्ट होने के। इसीलिए मैंने कहा कि फिल्मों में देखा होगा। आप कोई भी ऐसी फिल्म याद करें जिसमें आपने ऐसा देखा हो कि जो भी ये रोल अदा कर रहा है वो एक्टर पिछला पूरा भूल जाता है, और आप हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये पूरा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि मन की एक आदत है जिसको वो परेशानी समझता है, या तो उसे बार बार याद करता है, और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि उसे बार बार याद करता है, एंजाइटी डेवलप कर लेता है या डिप्रेशन डेवलप कर लेता है। बट ये बहुत कम होता है कि वो स्प्लिट कर देता है। जब जब स्प्लिट कर देता है तब तब उसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। और इसकी पहचान वैसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्लिनिकली डायग्नोज करना पड़ता है। सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन थोड़ी देर पहले ऐसे बात कर रहा था, अब ये ऐसे बात कर रहा है और ये कह रहा है कि ये पिछला भूल गया है। कुछ कुछ ऐसे ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं जो सिजोफ्रेनिया से भी मैच कर सकते हैं, जो अदर साइकोटिक डिसऑर्डर से भी मैच कर सकते हैं। तो किसी को भी उनके इन लक्षणों के आधार पर जज ना करें और लेबल भी ना करें। ये सिचुएशन मैनेजेबल है। साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, मेडिकेशन के साथ हम उस पर्सन को वापस लाइफ में ला सकते हैं। DID के अंदर, DID डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अंदर ये होता है कि जो स्प्लिट है, उस स्प्लिट के जो अलग अलग फेजेस हैं, उन फेजेस में पर्सन दो तरह से रिएक्ट करता है, एक डीपर्सनलाइजेशन और एक विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी। डीपर्सनलाइजेशन में वो खुद को पहचान ही नहीं पाता, मैं कौन हूँ। इसलिए कई बार आप ये भी सुन सकते हैं कि मैं कौन हूँ, और सुनने वाला हैरान होगा कि भाई क्या आप क्या आदमी हो जो आप ये ही नहीं जानते कि आप कौन हो, क्या बात कर रहे हो आप। गुस्सा भी हो सकते हैं हम, लेकिन ये उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो ऐसे ही नहीं कह रहा है। इसलिए समझिए, मैं कौन हूँ, वो खुद को ही भूल गया है। डीपर्सनलाइजेशन, पर्सनल को भूल गया है। दूसरा वाला जहाँ पर उसको रियलाइजेशन नहीं है, उसे ये नहीं पता है कि ये सब रियल चल रहा है जो उसके आसपास है, यहाँ पे विड्रॉल हो जाता है फ्रॉम रियलिटी। इसीलिए मैंने कहा कि साइकोटिक सिम्टम्स के साथ काफी मैच करते हैं ये वाले लक्षण। तो कंफ्यूजन भी ना क्रिएट करें और डायग्नोसिस भी ना बनाएं, सेल्फ डायग्नोसिस। और ऐसी स्थिति में जैसे ही आप पहचान ले, उस पर्सन को तुरंत साइकियाट्रिस्ट के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क करवाएं, उनसे बात करवाएं, पूरा साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराएं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
और मैनेजमेंट तो हर हाल में अवेलेबल है। अपनों का और अपना ध्यान रखें, और इस तरह का कोई भी पर्सन देखें तो सामाजिक तौर पर भी आप समाज को एक सहयोग दें, क्योंकि ये स्थिति समाज के लिए भी हानिकारक हो सकती है।